एक घंटा बाकी है, बस एक घंटा बाकी है और नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चलते हैं नेहा के पास। अब जी किशोर, सबसे पहले तो ये बता दें, ब्रेकिंग खबर जो इस वक्त की आ रही है, हमारी ब्रेकिंग वॉल पर हम जाएंगे। देखिए, एक घंटा बचा है, सिर्फ 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल भेजा गया है। सिवान जेल में शहाबुद्दीन थे और जो पत्रकार की हत्या हुई उसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी भी की। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि सिवान पत्रकार हत्या कांड के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां बाहुबली शहाबुद्दीन को अब भेजा गया है भागलपुर जेल। और इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्योंकि आज चुनाव के नतीजों का दिन है, सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं यहाँ एबीपी न्यूज पर। जरा जल्दी से आपको बता दें कि ये 1 घंटे से बचा हुआ है, जो उससे पहले बड़ी बातें क्या हैं, क्योंकि इन्हीं बड़ी बातों पे तस्वीर भी बदलने वाली है 1 घंटे बाद। देखिए, 5 राज्यों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल। 5 राज्यों के नतीजों के लिए 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये वो 5 राज्य जहां आज कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, कौन सी बाहर जाएगी, इसका फैसला होगा। केरल, असम में कांग्रेस की सरकार है फिलहाल, बीजेपी की सत्ता इन 5 राज्यों में कहीं नहीं है। लेकिन बीजेपी को असम से उम्मीद है, बीजेपी को असम से उम्मीद है कि वहां उसका कमल खिलेगा और बाकी राज्यों में उसका खाता खुलेगा, यानी उसकी सेहत में सुधार होगा। अगर बाकी राज्यों की बात करें, कांग्रेस 2 राज्यों में हार सकती है। असम और केरल में एग्जिट पोल के नतीजे यही बता रहे हैं। तमिलनाडु से कांग्रेस को उम्मीद एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रही है, जहां डीएमके की करुणानिधि के साथ कांग्रेस लड़ रही है चुनाव। अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज के ये जो नतीजे हैं 5 राज्यों के, ये क्या मायने रखते हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत कुछ दांव पर है। तो असम में जीते तो पहली बार उत्तर पूर्व में बीजेपी की सरकार बनेगी और इसका एक बड़ा श्रेय जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को। हालांकि सर्बानंद सोनोवाल असम में बीजेपी का चेहरा है। असम जीते तो देश के 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार हो जाएगी और 33% आबादी जिस पर अभी बीजेपी का शासन है, वो बढ़कर 36% हो जाएगा अगर असम जाता है कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी के खाते में। तो असम जीते तो देश के 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी। दिल्ली और बिहार की हार पर भी जरा मरहम लगेगा। देश की 33% आबादी, आपको बता दें, अभी बीजेपी सरकार है देश की 33% आबादी पर उन राज्यों में, 9 राज्यों में। अब अगर असम जुड़ जाएगा तो असम में जीते तो 36% आबादी में बीजेपी की सरकार होगी। उत्तर पूर्व में पहली बार बीजेपी अपने पांव कुछ इस तरह पसारेगी कि असम जीतेगी अगर एग्जिट पोल सही साबित होते। बता दें, 1 घंटे का वक्त है नतीजे आने में। अभी इन 5 राज्यों में बीजेपी की कहीं सरकार नहीं है, आपको बता दें, जिन 5 राज्यों में अब से 1 घंटे बाद वोटों की गिनती होनी है। पर असम से बीजेपी को सभी उम्मीदें हैं। 2015 में बीजेपी दिल्ली और बिहार हार चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी पार्टी को इससे झटका लगा है, इसीलिए असम पर आज सबकी नजर है। अगले साल आपको बता दें यूपी, पंजाब के लिए भी चुनाव है। और अगर किशोर आज असम जीतते हैं, अगर आज असम जीतते हैं किशोर बीजेपी, तो ऐसे में फिर बहुत ज्यादा उम्मीदें अगले साल के लिए भी होंगी किशोर, यूपी पंजाब के लिए हौसले बुलंद हो जाएंगे। जी, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या मायने हैं इस आज के दिन के चुनाव के नतीजों के, ये हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ निस्तुला अहबार भी जुड़ गई हैं। निस्तुला, मोदी सरकार के लिए क्या मायने होंगे? जी, मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं 26 तारीख को, तो इससे बड़ा मोरल बूस्ट उनके लिए नहीं होगा कि एक ऐसा स्टेट जो आइडियोलॉजिकली भी आरएसएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ, डीप साउथ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बीजेपी का बहुत ज़्यादा इग्रेस नहीं है। वहाँ पे एक सरकार अगर बन जाए तो आइडियोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट है और एक पॉलिटिकल अथॉरिटी असर्ट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आशीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं असम पर। हम आशीष जी से दिन भर आज लगातार बात करेंगे। असम में बीजेपी की सरकार मोदी सरकार पर क्या असर डाल सकती है? नहीं, मोदी सरकार को, मोदी बीजेपी का तो ये असम इलेक्शन जीतना ही है, जिस तरह से भी हो वो वहाँ सरकार बनाना ही है। क्योंकि दिल्ली बिहार के बाद अगर असम नहीं जीते तो इसके लिए बहुत खराब हो सकता है खबर। इस पर वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसका मैसेज तो जो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो दिल्ली और बिहार के बाद, जो अभी निस्तुला कह रही थी कि दिल्ली और बिहार के बाद जिस तरीके से मोराल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है और 2 साला जश्न, उसमें 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा और कहीं उनको उम्मीद है नहीं। हाँ,
अन्य राज्यों में अगर वो खाता खोल पाते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो या तमिलनाडु, अगर वहां पर उनको कुछ उत्तरोत्तर प्रगति होती है, कुछ उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ता है, तो वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा तेजी से प्रोजेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि आप भले ही माने कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर एक राष्ट्रीय दल को ये होता है कि आपका तो वहां पर एक भी प्रत्याशी तक नहीं जीत पाता, एक भी विधायक नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं काला धब्बा होता है। तो वो संजय नंदन हमारे साथ हैं। संजय नंदन से हम असम की बात करेंगे दिन भर, लेकिन मैं अभी ये मोदी सरकार पर असर की बात कर रहा हूँ। किशोर, इसको अगर असम के रिजल्ट को देख के मोदी सरकार का जो फंक्शन है उसको अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि जो कांग्रेस की वहाँ जो हार हो रही है उसका बहुत ही व्यापक असर होने जा रहा है मोदी सरकार के मोरल बूस्ट के तौर पे। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की जो हार है वो बहुत बड़ी हार है, क्योंकि वो असम एक ऐसा राज्य है जहाँ 30 से 35 सीट ऐसी होती। नहीं, मतलब कांग्रेस की हार, चाहे केरल और असम में अगर कांग्रेस की हार हो जाती है, ये मोदी सरकार पर एक बड़ा असर डालेगी, क्योंकि राज्यसभा में जो हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं हम। संगीता? बिल्कुल किशोर, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस तरह की हार हुई और उसके बाद जो बिहार की हार है उसने बीजेपी को जितना कहें कि जो मोरल की बात हो रही है कि डाउन हो चुका है, उसके बाद असम उन्हें निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। उन्हें ये भरोसा देगा कि नहीं, जो 2014 से उनकी पताका जो विजय पताका चलनी शुरू हुई थी, ऐसा नहीं है कि उसको लोगों ने बिल्कुल ही नकार दिया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का जादू बरकरार है। जी हाँ, बिल्कुल। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक जगह पे अगर बड़ी जीत भी असम में अगर लेकर के आते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात हो। कंचन गुप्ता हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कंचन साहब, बिहार और दिल्ली की हार के बाद ये जीत मोदी सरकार के अगले 3 साल पर मोरल बूस्ट का काम कर सकती है। ये 3 लेवल पर मोरल बूस्ट करेगी। एक, जो मोदी सरकार है उनके लिए बिहार, पहले दिल्ली और फिर बिहार, एक बहुत बड़ा झटका आया था। और अगर असम जीतती है तो फिर काम में एक और दूसरी रफ्तार। नहीं, पर ये मोरल बूस्ट इसलिए होगा कि असम में कांग्रेस हार जाएगी और ये बीजेपी जीत जाएगी, और दूसरा केरल में भी कांग्रेस की सरकार जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि इसको केवल कांग्रेस के हारने पर से लिंक किया जाए। दूसरी लेवल पे जो है, जो पार्टी की जो कार्डर बेस है। माफ कीजिएगा, मैं रोकूंगा आपको क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही हैं। अभी हमने कुछ देर पहले सर्बानंद सोनोवाल साहब की तस्वीर देखी मंदिर जाते हुए। उमन चांडी चर्च पहुंचे हैं कुछ देर पहले, ये वहां की तस्वीरें हैं। उमन चांडी की सरकार की यहाँ बात हो रही है कि क्या वो बचा पाते हैं, और दिलचस्प बात यहाँ पर यह कि उमन चांडी की सरकार बचाने में बीजेपी का रोल हो सकता है अगर बचती है तो सरकार। कंचन साहब, जैसे मैंने एग्जिट पोल के दिन भी कहा था कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और केरल में अगर हमें ये देखना पड़ेगा, भाजपा जो 2014 की भाजपा की वोट बेस थी वो इंटैक्ट रहती है या नहीं, और अगर गिरती है तो वो वोट कहाँ जाती है। मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल में अगर सीपीएम कांग्रेस की अलायंस अच्छा करती है तो वोट उधर खिसकी है, और अगर केरल में उमेन चांडी फिर से जीत के आते हैं तो भाजपा का वोट उमेन चांडी की ओर गया होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे मोदी सरकार के पर असर की। किशोर, में एक छोटा सा, कांग्रेस राजनीतिक विरोधी है, लेकिन जो सीपीएम है वो वैचारिक दुश्मन है। इसलिए सीपीएम का खात्मा भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान के लिए बेहतर है। दूसरी बात, हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने ग्राउंड्स पे पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाती है। और ये वैचारिक स्तर पे तो ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा इस चुनाव में ममता को हराने में लगी रही, और इस बात की उनको कोई चिंता नहीं थी कि ममता के हारने पर कांग्रेस और वामफ्रंट की सरकार वहां पर बनने वाली है। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी जो वहां चुनाव लड़ी है वो अपने मुद्दों को लेकर के गई है। किशोर, ये कहना कि भाजपा की वैचारिक लड़ाई वामपंथियों से है, कांग्रेस से नहीं है, मेरे ख्याल से ये बहुत अनुचित है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल वैचारिक रूप से कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। ये पूरी की पूरी 1947 और से कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस राजनीतिक सत्ता के नॉट अ गुड वन। बीजेपी की विचारधारा जम्मू कश्मीर में कहाँ गई? बीजेपी भी आज सत्ता के लिए बीजेपी भी विचारधारा 10 बार अपनी। कांग्रेस की विचारधारा नहीं है तो बीजेपी की कौन पोखराज के भतीजे की विचारधारा है? ऐसा है कि यदि आकलन करें तो कांग्रेस का, आप मुझे बताएं कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी विचारधारा है एक्सेप्ट भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। सेकुलरिज्म का कांग्रेस ने सिर्फ नारा दिया है। यदि सेकुलरिज्म यदि होती कांग्रेस के पास तो जाकर के वो मुस्लिम लीग के साथ समझौता नहीं करती। आपने जम्मू कश्मीर में क्या किया?
नहीं, कश्मीर के मुद्दे को जिस शिवसेना को महाराष्ट्र में चुनाव में कोस कोस के गालियां दी है, हमने सेकुलरिज्म का वो राग भी तो नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो विचारधारा है जनसंघ की मूल विचारधारा है, और आपने जम्मू कश्मीर में उसको लात मारा। नहीं, जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है ये बहुत सराहनीय है, और आगे चल के अगर ये चले, अब आज हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं। मैं मोड़ रहा हूं इसको, मैं मोड़ रहा हूं गाड़ी को राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी के लिए क्या मायने हैं इसके, रशीद? किशोर, चलिए पहले नेहा के पास चलते हैं। जी, राहुल गांधी के लिए क्या मायने हैं वो बता दें, उसके बाद किशोर आपकी चर्चा बता दें। 51 मिनट बस बचे हैं पहला रुझान आने में। राहुल गांधी आज के नतीजों को कैसे देखेंगे, उनके लिए क्या कुछ दांव पर लगा है? कांग्रेस उपाध्यक्ष, देखिए अगर हारी कांग्रेस तो कांग्रेस मुक्त भारत के करीब पहुंच जाएगी। वो सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं, उनकी पार्टी देखती है। हारी अगर कांग्रेस तो सिर्फ 6 राज्यों में सरकार बचेगी कांग्रेस पार्टी की, और जो आबादी जिस पर शासन कर रही है वो 12% से घटकर 7% पर आ जाएगी। इन 6 राज्यों में देश की सिर्फ 7% आबादी है। तो जो एक चर्चा यहाँ पे चल रही थी कि क्या कांग्रेस रीजनल पार्टी की तरफ बढ़ेगी, वो भी एक चर्चा का विषय। अभी देश की 12% आबादी में कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस शासन चला रही है, और इसके अलावा बिहार भी अलग से है जहां नीतीश को समर्थन दे रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए मायने बता दें। कांग्रेस हारी तो 2 और राज्यों में सत्ता जाएगी। 2 राज्य कौन से? असम और केरल, जहां से 1 घंटे का भी कम का वक्त बचा है चुनावी नतीजे आने में। हारे तो सिर्फ अकेला बड़ा राज्य एक बचेगा कांग्रेस के खाते में, और वो है कर्नाटक। किशोर, इसीलिए राहुल गांधी का बहुत कुछ दांव पर है आज। राहुल गांधी, रशीद? देखिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा उनके अस्तित्व की, पूरी राजनीतिक अस्तित्व की ये लड़ाई है, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जनता में जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो अपनी जगह, कांग्रेस के अंदर वो खुद पार्टी अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं। और अगर आज कांग्रेस जो है पुदुचेरी को छोड़ के बाकी 4 राज्यों में हार जाती है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा उनकी लीडरशिप को लेकर। विजय? देखिए, कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि राहुल गांधी से ज़्यादा आजकल प्रशांत किशोर की बात होती है कि वो आएंगे तो वो तारनहार की तरह आएंगे, वो जैसा कि बीजेपी की मदद की, जैसे कि नीतीश कुमार की मदद की, वैसे करेंगे। और कांग्रेस के अंदर भी बार बार फिर प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, प्रियंका लाओ। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के आगे बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी अगर एग्जिट पोल वाले जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती। डॉक्टर पीपी राव हमारे साथ हैं। राहुल गांधी पर क्या असर पड़ेगा इन नतीजों का? ऐसा है, आज बंगाल में कांग्रेस सीपीएम गठबंधन, केरला में बहुत कांग्रेस को नुकसान किया था। सो केरला का रिजल्ट राहुल गांधी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बंगाल में कांग्रेस को रिजल्ट्स नहीं आते, वोट ट्रांसफर किया कांग्रेस नहीं किया, ये असली प्रश्न है बंगाल में। वोट पर राहुल गांधी पर क्या असर पड़ेगा इसका, राजकिशोर जी? निश्चित तौर पे पार्टी के अंदर, जैसा रशीद जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर तो जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये माना जाता था कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के बाद निर्विवाद नेता है, तो उस तरीके के जो सुर हैं वो ज्यादा उठेंगे। और प्रियंका लाओ या और तरीके से सुधार लाओ, जो ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड लड़ाई पुरानी पड़ चुकी है, लेकिन राहुल गांधी पार्टी के अंदर ही सर्वोच्च नेता नहीं रह जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। लेकिन एक भी राज्य में, केरल या पश्चिम बंगाल में कहीं भी कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरता है तो निश्चित तौर से राहुल गांधी बाउंस बैक भी करेंगे। निस्तुला? मैं थोड़ा रशीद जी से डिफ़र करूंगी इस मामले में, क्योंकि अगर नैरोली सिर्फ इन्हीं स्टेट्स को देखें जो अभी पोल्स में जा रहे हैं, तो केरला में ट्रेडिशन है कि ऑल्टरनेशन होता है, और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ी चैलेंज तो दिया है इन्होंने, लड़ने की एक कोशिश की है, इंटेंशन तो दिखाया है उन्होंने। और असम में 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। कन्वेंशनली स्पीकिंग किसी भी गवर्नमेंट को आप कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी बक करके वो जीत जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हर चीज़ आप राहुल गांधी के सर पे नहीं फोड़ सकते। हर चीज राहुल गांधी के सर पे नहीं फोड़ सकते, तो किसके सर पे फोड़ें कांग्रेस में? देखिए, ये सारे चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार जाए, केवल उत्तर प्रदेश में 100 सीटें जीत जाए, तो इससे ज्यादा बड़ा प्रभाव राहुल गांधी के पक्ष में होगा। उत्तर प्रदेश की बात दूसरी। देखिए, असम में कांग्रेस के पास ऑफर था, जो अजमल की पार्टी है वो उनके साथ हाथ मिलाना चाहती थी, क्षेत्रीय दलों का भी, लेकिन उन सब चीज़ों को तरुण गोगोई ने नकारा है और राहुल गांधी ने उसको सहमति दी है। तो अगर बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारती है और भाजपा जीतती है, तो उसको पूरा जो है वो उसका ब्लेम राहुल पे जाएगा। नहीं, अगर वो फ्रीडम देते हैं मुख्यमंत्री को चुनने के लिए, मुख्यमंत्री को फैसले लेने के लिए, तो ब्लेम उन पे जाएगा। अगर वो फ्रीडम नहीं देते हैं तो ब्लेम उन पे जाएगा। किशोर, राजनीति में हार जीत ही सब कुछ होता है, जो जीत जाता है उसका दांव चल जाता है। राहुल गांधी ने यही जो गलती की है कि वो अपनी पुश्तैनी पार्टी मान के राजा का हुक्म सुनाने लगे हैं, उसी का नतीजा तो है। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको इनके परिवार ने
खत्म किया। अच्छा हम अजमल साहब की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने उम्मीद जताई है 30 से 40 सीटें उनको मिलेंगी और सरकार उनकी पार्टी की मदद के बिना नहीं बनेगी। सुनते हैं उनको। हमें पूरी उम्मीद है कि एग्जिट पोल जितने हैं तकरीबन सारे के सारे फेल हो जाएंगे और आसाम के पब्लिक वोटर्स जिन्होंने हक में अपने जिस पार्टी के हक में वोट दिया है वो जीतेगी और वो सेकुलर है, वो सेकुलर पार्टियों के साथ गए हुए हैं। उन्होंने हमारी पार्टी को भी वोट दिया, उन्होंने कांग्रेस को भी वोट दिया और सेकुलर लोगों को वोट दिया। ये प्रूफ हो जाएगा जिस तरीके से बीजेपी को उन्होंने बढ़त दिखाया है वो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। दूसरी पार्टियां उसके मुकाबले में जीत के आएगी। हमारी पार्टियां जिस तरीके से हमने कल कहा था 30 और 30 को क्रॉस करेगी, वो 30 से 40 तक के बीच में हमारी पार्टी का रिजल्ट आएगा। हमें इसकी पूरी उम्मीद है। तो बदरुद्दीन अजमल अब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट जाएगा, उनकी पार्टी को वोट जाएगा। आशीष गुप्ता जी हमारे साथ असम पर बात करने के लिए बने रहेंगे आज दिन भर। आशीष जी, ये बदरुद्दीन अजमल जो उम्मीद जता रहे हैं कि अब भी कांग्रेस के साथ वो जा सकते हैं। नहीं देखिए, पहले से तो उसका कांग्रेस का तो कांग्रेस बार बार ठुकरा रही है, ठुकरा रही है, लेकिन वो इलेक्शंस का वो स्ट्रेटेजी है। अब तो खत्म हो गए इलेक्शन। अब तो खत्म है, मतलब अभी तो काल बोले हैं ये नहीं करेंगे, आज बोल देंगे करेंगे, ये नहीं है, रिजल्ट के ऊपर है। और पहले से ही अगर वहां जाते हैं तो हिंदू वोट चले जाते हैं कांग्रेस का, इसलिए नहीं किया। अंकुश श्रीवास्तव जी, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली भाषण है या बातचीत आज उन्होंने जो की है अकमल ने, क्योंकि उनको पहले से लगने लगा था कि हम हार रहे हैं और आज ये बताने के लिए कि अगर कोई संभावना बचती है बीजेपी थोड़ा कम ज्यादा होती है। कल एक खबर ये आई थी कि कल उन्होंने प्रफुल्ल कुमार महंता तक को भी ऑफर दे दिया था कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। इसीलिए उन्होंने किया कि कुछ तो संभावना हो और अपनी संभावनाएं बनाने के लिए, जैसा कि पहले भी कहा कि अगर वो कल ये बयान दे देते कि साहब हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी वाला मामला बता देते तो जितना भी वोट बैंक था वो सब भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाता। किशोर देखिए, किशोर मौलाना अजमल जो है वो इत्र फरोश हैं, इत्र का कारोबार करते। इत्र की खुसूसियत ये होती है कि उसकी खुशबू एक ऐसी होनी चाहिए उसमें नयापन हो, जो ज़्यादातर लोगों को अपील करे। तो मुझे लगता है कि वो अपने जो बिजनेस से उसमें पॉलिटिक्स में बहुत आराम से शामिल हो जाएंगे। भाजपा का मैनिफेस्टो देखें, उसमें भी दिया हुआ है कि वो अगर का जो ट्रेड है उसको प्रमोट करेगी। उसको मतलब आप कह रहे हैं बदरुद्दीन अजमल की पार्टी बीजेपी के साथ शामिल हो सकती है अगर बीजेपी की जरूरत पड़े तो? मेरा कहना ये है कि वो एक नए किस्म का इत्र पेश कर सकते हैं। वो सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब फिर वो ये शर्त रखेंगे कि सोनोवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और खुद के लिए वो डिप्टी सीएम की मांग कर सकते हैं। और ये चीजें बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी कैसे मान लेगी, यह संभव है। भाई कश्मीर में जो माना है उन्होंने, तो उससे तो ये तो हीरा है। बीजेपी अब सत्ता में रहने के लिए कुछ भी नया फॉर्मूला एक्सेप्ट कर सकती है, ये प्रूव हो गया। ऐसा है कि मैं बार बार शुरू से ये कह रहा हूं कि कश्मीर को एक नए संदर्भ में देखा जाना चाहिए। नहीं, अच्छा सुनिए, नहीं, कश्मीर को छोड़िए। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की जरूरत पड़ी संगीत रागी साहब, तो क्या बीजेपी को साथ लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बदरुद्दीन अजमल को बिल्कुल ही साथ नहीं लेना चाहिए। नहीं, अगर भाजपा को अगर कुछ सीटों की जरूरत पड़ी और बदरुद्दीन की पार्टी उस भाजपा के साथ आना चाहती है तो जाना चाहिए, क्यों नहीं। देखिए, राजनीति में दो इश्यूज हैं। नहीं, शर्त है क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। हिंद राष्ट्र आरएसएस के सर पे क्या बीतेगी जब एक देवबंदी को, यानी देवबंद के सुन लो, देवबंद के बोर्ड में है और पूरी दुनिया में उनको गरियाया जाता है। देवबंद कोई इलेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, कांग्रेस ने क्या देवबंद को छोड़ दिया? जब संघ ने पीडीएफ अपना जम्मू कश्मीर में मुफ्ती को एक्सेप्ट कर लिया, देवबंद तो बहुत छोटी चीज है। शिव शक्ति बख्शी जी सोच रहे हैं कि माइक उनकी तरफ ना ही आए तो अच्छा है। नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि देखिए, ये जो पूरी बहस है, ये बहस एक बहुत ही जिसको कहते हैं मायोपिक दृष्टिकोण के साथ इसको मतलब चलाया जा रहा है। आप यदि देखिए, यदि आप कश्मीर में यदि पीडीएफ के साथ, अच्छा चलिए, मैं नहीं, अच्छा इसको मोड़ते हैं। ये कश्मीर का चुनाव नहीं है। देखिए, मैं इसको मैं ये कह रहा हूं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, ये सब पार्टियां जो खड़ी हो रही हैं, इनसे कांग्रेस को ही तो नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं इस मामले में कंचन के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर AIUDF के साथ जाती है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। सावरकर की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ नहीं, चलिए वो बात हमने कर ली। मैं ये कह रहा हूं कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी क्यों खड़ी होती है, ओवैसी साहब के क्यों समर्थन मिलना शुरू होता है, ये कांग्रेस को नुकसान नहीं, कांग्रेस को सोचने की बात नहीं है। नहीं, कांग्रेस को नुकसान तो है ही। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए
अगर वो अपने आप को अपने अपने प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाना चाहती है कि अपने दोनों हाथों में लड्डू रखे, इन पार्टियों की मौजूदगी से वो अल्पसंख्यक वोटों को गुमराह कर सकती है और इन पार्टियों से समझौता करके इन पार्टियों के प्रभाव को सीमित रख सकती है। बिल्कुल सही है कि अल्पसंख्यकों को गुमराह करने के लिए तो इनका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये होगा कि अल्पसंख्यकों को साथ रखते हुए भी उन्हें अलग रखा नहीं, पर ये तो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात है ना कि इस तरीके से कांग्रेस का आधार ही खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे कई जगहों पर। जी हाँ, ये पार्टी जो है सब कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, कांग्रेस को चिंतित है क्योंकि इन पार्टीज़ की भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हर एक के साथ मिल जाते हैं। आप देखिए यहाँ जो भाजपा का जो समर्थक हैं वो भी अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो वो जो मैं कह रहा था वो इत्र की खुशबू ऑलरेडी फैलने लग गई है। एक अजीब तर्क है ये कि बीजेपी एयू अजमल की पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस के साथ जाए तो ठीक है, बीजेपी के साथ जाए तो ना ठीक है। ऐसा तो नहीं होता। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल और ब्रह्मास्त्र का नाम है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। देखिए, ऐसा है कि ये पूरी चर्चा एक चीज को बता रही है कि तथाकथित अल्पसंख्यक कम्युनिटी कांग्रेस और कुछ ग्रुप्स के आधार पर गुमराह होती है, जिसका एक शगुफा बनाया गया है सेकुलरिज्म नाम का। तो मुझे लगता है कि राजनीति को चाहे राहुल गांधी, मोदी, इन पर्सनालिटीज़ के तर्क आधार पर या फिर केवल अजमल जैसे व्यक्तियों के आधार पर नहीं चर्चा करनी चाहिए। बार बार दिल्ली और बिहार की बात होती है। अरे हर स्टेट के अपने मुद्दे अलग है, लोकसभा में उनका वोटिंग पैटर्न अलग होता है। इन मुद्दों को भूलकर हम यदि ऐसे जनरलाइजेशंस करना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। हमें इन कॉन्टेक्स्ट में हमें साफ एक भूमिका चर्चा में ये रखनी चाहिए, क्या अजमल जैसे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को मोबिलाइज करने के आधार पर बनी हुई पार्टी क्या इस देश के हित में हो सकती है, असम के हित में हो सकती है? असमीज लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और यदि उसका उत्तर नहीं है तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो उसके साथ नहीं जाएगी। कांग्रेस टैक्टिकल कारणों से नहीं जाएगी, बीजेपी और किसी कारणों से नहीं जाएगी। नहीं जाना चाहिए, ये उसका लॉजिकल आंसर इस आधार पर। चलिए उधर तस्वीरें देखिए। असम में मिठाई बंटना शुरू हो गई है, बीजेपी के दफ्तर में बनना शुरू हो गई है बीजेपी दफ्तर में, तो वहां तैयारी पूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि वहां पे चाहे असम हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, वहां पे केवल व्यक्ति का नहीं, बहुत ग्राउंड वर्क बहुत सालों से जो हुआ है, अलग अलग आधार पर हुआ है, उसको बीजेपी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। इसलिए शायद ये तैयारियां पहले से है। मिठाई बनने का और मिठाई बटने का जो मंगवाने का ये थोड़ा सा अनुभव है। दिल्ली में भी बहुत सारी मिठाई आई थी, बिहार के लिए भी मिठाई आई थी, पटाखे आए थे। पटाखे की तो और भी बड़ी पृष्ठभूमि है जो आनंद मोहन साहब बताया कि बीजेपी ने इससे सीख ही नहीं ली कि मिठाई नहीं बननी चाहिए, मिठाई बाद में मंगवा लेते भैया, जीत जाओगे तो मंगवा लेना, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, पर ये आश्वस्त भी तो है ना जीत के लिए। आश्वस्त नहीं है, ये गलत आश्वस्त हैं क्योंकि उनको अभी भी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत नहीं। इतने लंबे कारण बताया मैं प्रफुल्ल केतकर साहब ने, अक्कू जी आप उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। अच्छा, छोटा सा अब 38 मिनट बाकी हैं। 38 मिनट बाद ये आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे और ये हम जो बात कर रहे हैं ये आकलन जो है ये आंकड़ों की शक्ल में दिखना शुरू हो जाएगा कि किसकी बात सही जा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम।